गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम से संबंधित अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 14 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं पूरे वीक का आज आपको 7 से 14 अप्रैल का वीकली पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आप एक साथ पढ़ लीजिएगा। और शाम को हम वीकली जो करंट अफेयर्स के क्विज हैं, जिसमें हम 50 से ज़्यादा पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के क्विज देखेंगे, वो वाला सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया मेन 5 CV टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसमें देखिए जो नाम है मैन आपका लिया गया है मेनिंजाइटिस से। 5 मतलब ये एक 5 in 1 वैक्सीन है। मतलब जो मेनिंजाइटिस होता है वो कई तरीके के वायरल या बैक्टीरियल स्ट्रेन से होता है, यानी कई सारे इसके वेरिएंट होते हैं। जैसे कोविड के आपके वेरिएंट थे, तो उसमें से जो 5 वेरिएंट होते हैं, उन सारे वेरिएंट्स के खिलाफ ये जो टीका है इफेक्टिव है। इसीलिए इसको 5 in 1 बोला जा रहा है, क्योंकि एक ही टीके से आप 5 वेरिएंट को टैकल कर ले रहे हैं। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का टीका पेश करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। यह टीका इस बीमारी के 5 प्रकारों से बचाव करता है। तो देखिए जो मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के बाहर आपकी एक झिल्ली टाइप की बनी होती है, जिसको आप मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजेस, वहीं से इसका नाम निकला है मेनिंजाइटिस। तो जब इस मेम्ब्रेन में आपका इन्फ्लेमेशन या सूजन आने लगती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन या सूजन आने लगती है, तो इसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस। अब ये कई कारणों से हो सकता है। देखिए ये वायरस से हो सकता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से हो सकता है, ये आपका फंगस से भी हो सकता है, या फिर ये आपका पैथोजन से भी हो सकता है, या जो बाहरी कुछ अगर आ जाते हैं आपके खिलाफ सूक्ष्म कण, तो उससे भी ये हो सकता है। तो इसीलिए चारों तरीके से ये हो सकता है। लेकिन जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो सबसे हानिकारक माना जाता है, और उसी के साथ ये टीका इसको टैकल करेगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। और नाइजीरिया देखिए जो है, पूरी जो बेल्ट है अफ्रीका वाली, वेस्ट अफ्रीका वाली, वो मेनिंजाइटिस के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। यहां पर बहुत ज्यादा मृत्यु इससे होती है। तो ये सारा याद रखिएगा। मेनिंजाइटिस एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है। जब ब्रेन की जो झिल्ली है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे मेनिंजेस बोला जाता है, तो इस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। बात करें अगर नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा, और इसकी जो करेंसी है वो है नाइजीरियन नायरा। ये दोनों फैक्ट्स भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर मैप की बात करें तो यहां पर ये चाड कंट्री से मिलती है, और जो लेक चाड है वो आपका चाड और नाइजीरिया दोनों के बॉर्डर पर है। उत्तर में ये नाइजर से अपनी सीमा साझा करती है। पश्चिम में इसके बेनिन है। अगर बात करें कैपिटल देखेंगे आप, ये है इसकी कैपिटल। और पूर्व में अपनी ये कैमरून से बॉर्डर साझा करता है। नाइजर रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहां से बहती है, और ये नाइजर का डेल्टा आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ गिनी में ये जाकर गिरती है। ये पूरा गल्फ ऑफ गिनी आपका अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, अटलांटिक जो ओशियन है उसका ही ये हिस्सा है। तो ये सारे फैक्ट्स नाइजीरिया से संबंधित हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं। एक अवार्ड चर्चा में है। जैन आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वयंसेवी सेवा पुरस्कार 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपतित्व के दौरान स्थापित किया गया था। 2003 में इस पुरस्कार को एस्टेब्लिश किया गया था अमेरिकी सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा प्रदान की है, और जिनके काम ने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया है। तो जिन्होंने इस तरीके के काम किया, सोशल सर्विस का सेक्टर आप इसको मान सकते हैं, जिन्होंने समाज सेवा में काम किया है और जिसका लोगों के ऊपर या कम्युनिटीज के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसके लिए दिया जाता है। 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस बार जैन आचार्य लोकेश मुनि को मिला है, जो पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। रूस ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण रूस के सुदूर पूर्व में या फार ईस्ट में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से किया गया था। तो आपका अंगारा A5 रॉकेट किसने लॉन्च किया, सीधे आपसे पूछेगा, रूस ने लॉन्च किया है। अभी रूस देखिए तो 1-2 वजह से और चर्चा में मैं बता देता हूं। आपको पता होगा इंडिया रूस से काफी ज्यादा तेल खरीदता था, या कच्चा तेल क्रूड ऑयल खरीदता था, लेकिन भारत ने अपने जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई किया है। अलग अलग देशों से भारत अब खरीद रहा है। इसके कारण रूस से होने वाले तेल आयात में कुछ कमी आई है। इसीलिए चाइना भारत को पछाड़कर रूस का
तेल का सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्टर बन गया है। तो अगर आपसे पूछे कि कच्चे तेल का रूस का सबसे बड़ा आयातक कौन है, रूस से आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक कौन है, तो चाइना है, अब इंडिया नहीं है। इसके अलावा एक वजह से और रूस चर्चा में है, रूस का एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है इग्ला एस। ठीक है, इग्ला एस। तो भारत को अभी इग्ला एस की पहली खेप प्राप्त हो गई है। भारत ने कुछ ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, मैन पोर्टेबल होते हैं, यानी आराम से आदमी भी इसको चला सकता है। तो इग्ला एस इसका नाम है और रशिया कंपनी इसको बनाती है, रशियन से ही हमने ये इंपोर्ट किए हैं, तो ये भी याद रखिए। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल 2024 को यानी कल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होने वाला है। तो सीधे पूछता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, इसका नाम है डस्टलिक। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर है। बात करें अगर उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, आपकी ताशकंद है। यहीं पर आपके जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु हो गई थी। काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। एक सागर है आपका अराल सागर, ये बहुत प्रश्न पूछता रहता है, अराल सी। तो अगर आपसे पूछे कि अराल जो सागर है किन दो देशों के बीच में है, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, यहां आपका कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, यहां पर इस तरीके से अराल सागर आपका पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछता रहता है और ये चर्चा में भी क्यों है। अराल सागर की अगर आप 1980-1990 के दशक में देखें, उसके बाद ये सूख कर बहुत छोटा होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे ये बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए बहुत चर्चा में भी रहता है। तो अराल जो सागर है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। इसके अलावा देखिए सैन्य अभ्यास तो लगातार चर्चा में है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो बता देता हूं मैं, साडा या सदा तंसीक, थोड़ा नाम अलग सा है। ठीक है, सदा या सादा तंसीक, ये देखिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच, ठीक है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच पहला सैन्य अभ्यास है। इसको याद रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा तंसीक जो रॉयल सऊदी अरब की फोर्सेज हैं और इंडियन फोर्सेज के बीच में पहली बारी अभ्यास अभी राजस्थान में किया गया था। इसके अलावा कल के वीडियो में हमने एक और कवर किया था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण कहां पर, हाई एल्टीट्यूड में, यानी बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर कहां पर हुआ था, सिक्किम में इसको भी प्रशिक्षण को किया गया था। इसके अलावा एक्सरसाइज गगन शक्ति, गगन शक्ति किसका एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। अभी कहां पर आयोजित किया जा रहा था, राजस्थान के पोखरण में। यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है इंडियन एयरफोर्स की। तो एक्सरसाइज गगन शक्ति राजस्थान के पोखरण में, ये सारे आप याद रखिएगा। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में 10 महीने के निचले स्तर यानी 4.85 पर पहुंच गई, जो आरबीआई की लक्ष्य सीमा के अनुरूप है। आरबीआई का देखिए जो लक्ष्य रहता है वो रहता है 4 ± 2, यानी 2 से लेकर 6% तक की अगर आपकी मुद्रास्फीति है तो वो आपकी मानी जाती है कि कंट्रोल में है। जब इससे ऊपर या इससे नीचे चली जाती है तो उसको कंट्रोल आरबीआई करता है अलग अलग तरीकों से। जबकि औद्योगिक उत्पादन जो आपका आईआईपी आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, यानी जो आपका औद्योगिक गतिविधियां हैं वो काफी अच्छी गति से चल रही हैं। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों को जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम में देखेंगे आप, इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आपका बनता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स का तो यूज नहीं किया जाता, जब भी सरकारों को डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलता है या जो महंगाई भत्ता मिलता है वो अब सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, सीपीआई कंबाइंड मतलब रूरल प्लस अर्बन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का मिलकर यह निकाला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसके आधार पर ही आपको डीए मिलता है, इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। गोपी थोटाकुरा ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होकर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट के रूप में इतिहास रच रहे हैं। तो भारत की तरफ से स्पेस का भ्रमण करने वाले ये पहले पायलट हैं पर्यटक के रूप में। नाम क्या है, गोपी थोटाकुरा जी। और क्या नाम है मिशन का, ब्लू ऑरिजिन का NS-25 मिशन। विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पछाड़कर अग्रणी बनकर उभरा है। तो भारत ने जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज होती हैं, उसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है और इसमें हमने चाइना को पछाड़ दिया है। तो ये अच्छा है एक पॉइंट। WTO की बात मैं आपको बता चुका हूं, WTO की स्थापना 1995 में हुई है। एक संधि हुई थी
मरक्केश, ठीक है, मरक्केश आपका मोरक्को में है। मरक्केश ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना की गई है। पहले इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, वो था GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस नाम से पहले इसको जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया है। हिमालय में विवादित सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय सेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था। तो देखिए, कल इसकी तारीख थी 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन जो ग्लेशियर है, जिसे दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड बोला जाता है या सबसे ऊंचा लड़ाई का क्षेत्र बोला जाता है, वहां पर उस पे एक तरह से कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इसको अपनाना चाह रहा था और भारत भी इसको अपनाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बॉर्डर के पास स्थित है और बहुत ही हार्श लोकेशन है। तो वहां पर भारत की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, ये सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन अबाबील। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। ठीक है, भारत की तरफ से ऑपरेशन मेघदूत, पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन अबाबील। अब बात करते हैं कुछ सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित फैक्ट्स की। देखिए, सियाचिन जो शब्द है, इसका अगर आप नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम है प्लेंटी ऑफ रोजेस, यानी बहुत सारे गुलाब। ये इसका लिटरल मीनिंग है इस शब्द का। बात करें ये कहां पे है, स्थित है, अगर आप देखेंगे जो ट्रांस हिमालयन रेंज है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज आपको दिख रही होगी यहां पर, इसके पीछे की जो या उत्तर की तरफ 3 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। तो काराकोरम के लगभग यहां पर या पूर्वी हिस्से में आपको ये दिखाई देगा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये काराकोरम में स्थित है। काराकोरम में ही यहां पर अगर आप देखेंगे माउंट केटू, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में या पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है, तो वहां पर ये स्थित है। इसके अलावा सियाचिन से एक और प्रश्न बनता है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है तो ये कौन सी नदी का सोर्स है? इसका जो पानी है सियाचिन ग्लेशियर का, वो कौन सी नदी को फीड करता है? तो एक नदी है आपकी नुब्रा। नुब्रा और श्योक, ये 2 नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नुब्रा जो नदी है, इसको आपका ये फीड करता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर इसकी पूरी लोकेशन की, तो वो मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। यहां से अगर आप देखेंगे, ये है पूरा सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला जो आपका हिस्सा है। ठीक है, ये आपकी है लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। ठीक है, ये वाला पहले तो पूरा ही ये था, लेकिन ये वाला जो एरिया अब आप देखेंगे, ये है सक्शिगाम वैली या सक्शिगाम घाटी। पहले ये पाकिस्तान के कंट्रोल में था, लेकिन ये इलीगली पाकिस्तान के द्वारा अब चाइना को दे दिया गया है। यहां पर आप पढ़ेंगे एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। वैसे तो इंडिया पूरा ही क्लेम करता है। इसके अलावा बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है? ये है आपका LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच की एक सीमा है। ये उसका वेस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर पूरा जो भारत की सीमा पड़ती है चाइना के साथ, बहुत लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश में भी शेयर करते हैं हम, सिक्किम में भी शेयर करते हैं, तो उस वाले सेक्टर को बोला जाता है ईस्टर्न सेक्टर। ये आपका वेस्टर्न सेक्टर है। इसको एक नाम से और जाना जाता है अक्साई चिन। ठीक है, इस नाम से इसको और जानते हैं। ये भी काफी विवादित क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरी आखिरी पॉइंट है भारत की बॉर्डर का, NJ 9842 इसको बोला जाता है, और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये पूरा मैप से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक और थोड़ा सा प्रश्न है, वो थोड़ा से हटके है लेकिन इसी क्षेत्र से संबंधित है। जो इंडस रिवर है या जो सिंधु नदी है, वो कौन सी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर गुजरती है? तो वो निकलती है आपकी लद्दाख और जस्कर। ठीक है, इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है आपकी इंडस रिवर। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया। आई होप मैप से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। स्विस गैर लाभकारी EA अर्थ एक्शन, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड की। इन्होंने कभी रिपोर्ट जारी की है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट्स पूछता रहता है। इसके अनुसार भारत में विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है, यानी बहुत ज्यादा हम प्लास्टिक का वेस्ट नहीं करते अगर हम पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति की बात करें तो। यह फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट कौन जारी करता है? EA अर्थ एक्शन, जो कि एक स्विट्जरलैंड की नॉन प्रॉफिट संस्था है। हाल ही में भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने राजस्थान की एक सार्वजनिक रैली में अनुच्छेद 371 का जिक्र किया तो विवाद हो गया। तो देखिए, ये कोई न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 371 से आप देखेंगे लगातार प्रश्न आपके बनते रहते हैं एग्जाम में, स्पेशली मैचिंग में ही आता है क्योंकि इसमें A से लेकर J तक कई सारे प्रोविजन है, तो वो थोड़ा सा मैंने डाला है।
अनुच्छेद 371 के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को कुछ अस्थायी यानी टेम्परेरी और विशेष शक्तियां यानी स्पेशल पावर्स प्रदान करता है। यह 26 जनवरी 1950 से संविधान का हिस्सा रहा है। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन बाद में अलग अलग संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसमें चेंज किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और अलग अलग राज्यों से संबंधित अलग अलग आर्टिकल इसमें या अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। वो नीचे मैंने पूरी लिस्ट डाली है, आपको समझने में उससे और आसानी होगी। हालांकि अनुच्छेद 371 ए से जे तक है, ये ए टू जे है ना, ए से जे तक अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। तो संविधान में संशोधन आपको पता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 या संविधान संशोधन का कॉन्सेप्ट हमने कौन से देश से प्रेरित होकर लिया है, ये बहुत पूछता है। तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए यहां पूरा आर्टिकल है, किस राज्य में कब लागू हुआ आर्टिकल 371 और क्यों, तो सारी पूरी लिस्ट है। महाराष्ट्र और गुजरात में देखिए सबसे पहले ही आया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो इन दो राज्यों को, जो पहले आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, उसको दो भागों में बांट दिया गया था और दो नए राज्यों का गठन किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात का। आर्टिकल 371 आप पढ़ सकते हैं 1950 से, जो महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन है उसके विकास के लिए, इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के विकास के लिए, क्योंकि दोनों आप देखेंगे तो ये ड्राई एरियाज है, ठीक है। जो आपके अन्ना हजारे जी हैं जिन्होंने रालेगण सिद्धि में काम किया है, पानी के लिए काफी वहां पर दिक्कत होती थी, तो ये इसी एरिया में स्थित है, वो रालेगण सिद्धि भी, ठीक है, रालेगण सिद्धि उनका मेन एरिया रहा है, अन्ना हजारे जी का। तो ये सारे आप पढ़ सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नागालैंड सबसे ज्यादा पूछता रहता है, क्योंकि आप देखेंगे नागालैंड में कल्चर, जो लोग हैं अपने कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहां पर जो जनजातियां हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नागालैंड में कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही है, तो वहां पर स्पेशली इस आर्टिकल को लाया गया। इसको आप याद जरूर रखिएगा, ये पूछता रहता है बहुत ज्यादा कि कौन से अनुच्छेद में है, तो 371 ए में ये आपका दिया गया है। 1962 में ये आया था नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए, आप देखेंगे तो उसका रीजन भी यही था कि नागा कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और नागालैंड को पूरे स्टेट का दर्जा या पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, यह भी पूछ चुका है एक बार, तो 1963 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके बाद असम को 371 बी में 1969 में जोड़ा गया जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए। मणिपुर 371 सी में है, 1971 में जोड़ा गया पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। फिर आंध्र प्रदेश, और अब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पर लागू होता है 371 डी और 371 ई 1973 में, सरकारी नौकरी और शिक्षा में समान अवसर देने के लिए। बाद में सिक्किम आया। सिक्किम में पता है आपको पहले 35वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत सिक्किम आपका एसोसिएट स्टेट बना या पार्शियल स्टेट बना। फिर 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो 1975 में ही ये लाया गया, 371 एफ में जोड़ा गया सिक्किम गठन और शांति व्यवस्था के लिए। मिजोरम 371 जी में है, 1986 में जोड़ा गया मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए। अरुणाचल प्रदेश 371 एच में है, 1986 में जोड़ा गया राज्य की कानून और व्यवस्था में राज्यपाल की भागीदारी के लिए। गोवा 371 आई गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए लाया गया था। कर्नाटक 371 जे में 2012 में हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए। यह प्रश्न भी कर्नाटक सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि ये किस रीजन में है, अनुच्छेद 371 जे, तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए ये है, इसको याद रखिएगा। तो ये सारे प्लीज नागालैंड वाला देख लीजिए, 371 ए में है, वो बहुत पूछता रहता है। आई होप क्लियर आपको हो गया होगा। आगे चलते हैं। चीन, नीदरलैंड और चेक गणराज्य जैसे कई देशों में काली खांसी या वूपिंग कफ के मामलों की संख्या बढ़ रही है। देखिए वूपिंग कफ बड़े लोगों में इतना नहीं, लेकिन बच्चों में बहुत दिक्कत ये करता है। यह एक अत्यधिक संक्रामक संक्रमण है जो श्वसन पथ, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसको प्रभावित करता है और बॉर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह शिशुओं में विशेष रूप से गंभीर है और जटिलताओं के मामलों में निमोनिया और यहां तक की मृत्यु भी आपकी हो सकती है। इसीलिए देखिए बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक टीका लगता है, सभी ने सुना होगा DPT, तो उसमें डी है डिप्थेरिया, पी है आपका पर्टुसिस। और देखिए पर्टुसिस अगर आप यहां पे पढ़ेंगे बॉर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। तो जो ये वैक्सीन होती है ये पर्टुसिस को रोकने के लिए ही बच्चों को लगाई जाती है। और तीसरा होता है आपका टेटनस। ठीक है, तो ये 3 DPT का जो टीका होता है इन 3 बीमारियों से छोटे बच्चे की रक्षा करता है। तो बैक्टीरिया जरूर याद रखिएगा, बॉर्डेटेला पर्टुसिस। बात करें थोड़ी सी 3 कंट्रीज की। चीन में एक बहुत फेमस पोर्ट है शंघाई। ठीक है, फैक्ट्स बता देता हूं कुछ।
शंघाई जो है दुनिया का इस समय लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकंड रैंक आपकी आती है सिंगापुर की, ठीक है। कुछ साल पहले तक सिंगापुर की रैंक 1 थी, लेकिन अब शंघाई नंबर 1 पर है। शंघाई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का हेडक्वार्टर है, वो है आपका ब्रिक्स बैंक, ठीक है। ब्रिक्स बैंक जिसको आप किस नाम से जानते हैं, आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में ही स्थित है। इसकी स्थापना आपकी 2014 में की गई थी, मतलब कॉन्सेप्ट 2014 की मीटिंग में आया था, फिर 2015 से इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी एम्स्टरडैम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है ग्रीन पीस, ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। ग्रीन पीस जो एनजीओ है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, एम्स्टरडैम में स्थित है। चेक गणराज्य की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी प्राग, PRAGUE। ये अभी क्यों चर्चा में है, अभी हाल ही में भारत में मिस वर्ल्ड इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसमें जो मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा, वो आपकी चेक रिपब्लिक से ही संबंधित है, या वो चेक रिपब्लिक की ही है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको रिलेट करके बता दिए। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2024 तक MPLADS, देखिए MPLADS एक स्कीम होती है जो सांसद निधि आपकी होती है, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत तमिलनाडु में 39 संसद सदस्यों को आवंटित धन का लगभग 75% तक अभी तक उपयोग नहीं किया गया। आप देख लीजिए 5 साल लोकसभा का टेन्योर एंड हो गया, लेकिन 39 सांसदों ने अपनी सांसद निधि जो कि 5 करोड़ रुपए की होती है उसका 75% यूज ही नहीं किया। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर क्या है। यह एक चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना है, देखिए याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। इससे 1993-94 में शुरू किया गया था। प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र की वार्षिक MPLADS निधि पात्रता 5 करोड़ रुपए है, तो ये याद रखिएगा 5 करोड़। अभी इलेक्शन है तो शायद पूछ ले आपसे इस साल। यूरोप के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी एटना की गतिविधि आसमान में दिखाए गए छल्ले के साथ जारी है। देखिए माउंट एटना इटली का एक बहुत फेमस ज्वालामुखी है और यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसको माना जाता है। इस बार ये चर्चा में क्यों है, इस बार जो उसमें विस्फोट हो रहा है तो धुएं के छल्ले वहां से निकल कर आ रहे हैं। जैसे जो सिगरेट लोग पीते हैं आपने देखा होगा, कुछ लोग छल्ले बनाते हैं, उसी तरीके के छल्ले इस बार इससे निकल कर आ रहे हैं, जो मैंने फोटो में डाले हैं। आप यहां पर देखेंगे ये इस तरीके के छल्ले इस बार इससे निकल रहे हैं, तो एक थोड़ा सा यूनिक इस बार धुआं इसमें से निकल रहा है। कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। माउंट एटना के बारे में प्रमुख तथ्य, इसे कभी कभी केवल एटना के रूप में जाना जाता है। यह सिसिली के पूर्वी तट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और देखिए जो सिसिली द्वीप है ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा द्वीप है। यह 2013 से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे ये पूरा आपका इटली है, यहां पर आपका इटली के ये जो पूरा द्वीप है, ठीक है, ये है आपका सिसिली, ठीक है, ये पूरा भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। तो यहां का सबसे बड़ा आपका द्वीप है सिसिली और इसी के पूर्वी तट पर पड़ता है एटना। यह है आपका स्ट्रोम्बोली जो यहां पर पड़ता है। स्ट्रोम्बोली को क्या बोला जाता है, लाइट हाउस टू द मेडिटेरेनियन, ठीक है, इसे मेडिटेरेनियन के प्रकाश पुंज के रूप में जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक और बहुत फेमस है इटली में, माउंट विसुवियस। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। इटली अगर बात करें देश, तो एक तरफ इसके पड़ता है एड्रियाटिक सी और दूसरी तरफ पड़ता है आपका टायरेनियन सी। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, पूरा मैप बता दिया। ये जो आप जो ट्रायंगल वाली ये चीज देख रहे हैं, ये है आपकी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स तो आपको पता है, जो भी जितने भी आपके भूकंप वगैरह आते हैं या ज्वालामुखी जहां पर स्थित होते हैं, वो सब ऐसी जगह पर स्थित होते हैं जहां पर 2 आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स मिल रही होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी आपस में टकरा सकती हैं, एक दूसरे से दूर जा सकती हैं और एक दूसरे के पैरेलल आपका एक दूसरे के साथ ड्रैग कर सकती है। ये 3 मूवमेंट आपके होते हैं। तो जहां पर जो कन्वर्जिंग प्लेट होती हैं, जो आपस में मिलने वाली प्लेट होती हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आपको दुनिया में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्षेत्र फेमस कौन सा है, जिसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, जहां पर 90% से ज्यादा दुनिया में जितने भूकंप और ज्वालामुखी मिलेंगे वो आपको इसी क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, तो यहां पर भी ये भी कई सारी प्लेट्स का यहां पर कन्वर्जेंस होता है या एक साथ मिलती है, टकराती हैं, जिसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आगे चलते हैं। नए साक्ष्यों से पता लगा है कि ग्रेट बैरियर रीफ के दक्षिणी हिस्से में
इस साल की शुरुआत में देखी गई मूंगा ब्लीचिंग, जिसको इंग्लिश में कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है, उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब है, यानी जितना सोचा गया था उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से यहां पर कोरल ब्लीचिंग हो रही है। देखिए कोरल्स आपको पता है बहुत रंग बिरंगी चट्टाने होती है जो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ देखिए दिक्कत क्या है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर पानी गंदा है, पानी में टर्बिडिटी है, टेम्परेचर अगर पानी का बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल टेम्परेचर रेंज बहुत कम होती है, मतलब अगर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन होता है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन ये बियर नहीं कर पाते और इनकी ब्लीचिंग होने लगती है। ब्लीचिंग मतलब व्हाइटनिंग होने लगती है, इनका रंग उड़ने लगता है। ये बहुत रंग बिरंगे होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। ब्लीचिंग का अर्थ यही है कि जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो जो इनका कलर है वो कलर एक तरह से ब्लीच होने लगता है, उतरने लगता है, तो इसी को कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है। और इस बार यहां पर इसकी बहुत बुरी हालत है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यह प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्तियों, शोलों और टापुओं का एक परिसर है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है। कोरल सागर बता देता हूं, जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसी का एक सबसेट है या छोटा हिस्सा है। इसको जरूर रट लीजिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट आता है, देखिए ये बातें आपको बाद में याद आएंगी, ये फंसाता कहां पर एग्जामिनर, वो ये बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर स्थित है, तो ये ऐसा कहीं नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ये स्थित है। इसको जरूर याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा रीफ कॉम्प्लेक्स है। यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है, क्योंकि कोरल आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा घोषित किया है, लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से यहां पर कोरल ब्लीचिंग हो रही है, हो सकता है ग्रेट बैरियर रीफ को अपना यह दर्जा खोना पड़े, हो सकता है यूनेस्को इससे ये वापस ले ले। ग्रेट बैरियर रीफ का अधिकांश भाग एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जिसको बोला जाता है MPA, यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे भारत में आपका क्या है सबसे फेमस, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार भी भारत में एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री पार्क प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। देखिए मैप मैंने डाला है, यहां से आप समझ सकते हैं। ये है, अगर आप देखेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उसके नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में ग्रेट बैरियर रीफ आपकी पड़ती है। ये है आपका कोरल सी, जो कि पैसिफिक ओशियन का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इस सब फैक्ट को याद रखिएगा। बताऊंगा 2 से 3 साल पहले ये भी क्वेश्चन पूछा था आपने, यूपीपीसीएस ने या किसी और एग्जाम में आया था, कि जो डार्लिंग रेंजेस हैं, ठीक है, डार्लिंग रेंजेस हैं या डार्लिंग पहाड़ियां हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में पड़ती हैं, तो यहां पर आपको साउथ वेस्ट हिस्से में देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए कह रहा हूं आपसे, हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ ले। और दुनिया में टोटल 7 महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया उसमें से सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे छोटा। सबसे बड़े की बात करें तो क्या है आपका एशिया, फिर रैंक आती है आपकी अफ्रीका की, फिर आती है आपकी नॉर्थ अमेरिका की, फिर आती है साउथ अमेरिका की। इस तरीके से पूरी ये महाद्वीपों की रेंज, 7 महाद्वीप है, उसमें सबसे छोटी जो साइज है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। कैपिटल क्या है, कैपिटल इसकी है कैनबरा। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जो चीन की स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ने हाल ही में कहा है कि क्यूकियाओ 2 उपग्रहों का उसने जो प्रक्षेपण किया है वो पूरी तरीके से सफल रहा है। तो उसका एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, क्यूकियाओ 2। बेपी कोलंबो मिशन शुक्र ग्रह की एक संक्षिप्त यात्रा से इस बात की आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई है कि ग्रह के वायुमंडल की ऊपरी परतों से गैसें कैसे दूर हो जाती हैं। तो यहां पर इसने कहा है कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां से कैसे गैसें एस्केप करती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेन है कि जो बेपी कोलंबो मिशन है, पहला प्रश्न कौन से ग्रह के रिसर्च से संबंधित है, तो ये शुक्र ग्रह के रिसर्च से संबंधित है। किस किस का मिशन है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसके जापानी समकक्ष जाक्सा के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ये देखिए जो नाम है, ये एक इटालियन गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर रखा गया है। इस मिशन का नाम ग्यूसेप बेपी कोलंबो के नाम पर रखा गया था, जो एक इतालवी गणितज्ञ और इंजीनियर थे, जिन्होंने बुध की कक्षा को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये सारे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेपी कोलंबो मिशन शुक्र ग्रह के रिसर्च से संबंधित है। मुंबई भारत 210 आर्टिफिशियल रीफ्स स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर है, जो मुंबई का वर्ली कोलावाड़ा रीजन है, अरेबियन सागर में या अरब सागर में, वहां पर बनाया जा रहा है। RPG फाउंडेशन ने इस पहल को वित्त पोषित किया है, जो इस प्रोजेक्ट नेचर समुद्री संरक्षण पहल का हिस्सा है। ये जो चट्टाने हैं यहां पर आप देख सकते हैं, इनको अब समुद्र में डाला जाएगा। लगभग 210 आर्टिफिशियल रीफ्स हैं।
इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वनस्पतियां पनपेंगी जो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को, मरीन बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। लगभग 62 लाख रुपए में इसकी लागत आई है। और जितनी भी देखिए ये सीमेंटेड वाली रीफ्स हैं, ये सारी रिसाइकल्ड सीमेंट से बनाई गई हैं, यानी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली भी हैं। और अरब सागर में अब इनको डाला जाएगा जो समुद्री संरक्षण के लिए काफी एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो मुंबई याद रखिएगा, पहली बार 210 आर्टिफिशियल रीफ्स यहाँ पर डाली गई हैं। तो यही सारे आज करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और स्टैटिक फैक्ट्स भी पसंद आए होंगे। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।